हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर संपत्ति पंजीकरण क्या होता है, सबसे पहले यही समझाइए। देखिए पूजा जी, जैसे आपने बोला, सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो मैंडेट करता है कि हर प्रॉपर्टी, हर लेन देन प्रॉपर्टी का सबसे पहली बात रजिस्टर होना चाहिए और आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। तो ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग चीजें हैं, बट ये दोनों ही प्रोसेसेस आपको पूरे करने पड़ते हैं टू शो कि आपकी ही प्रॉपर्टी है। अदरवाइज लीगली वो प्रॉपर्टी आप पे ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी जैसे होती है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हो, रजिस्ट्रेशन फी डिपेंडिंग ऑन वो आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। आदित्य जी, संपत्ति पंजीकरण अभी आपने बताया क्या होता है, लेकिन इसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है क्या? कितना इसको जरूरत है पंजीकरण कराने की? देखिए पूजा जी, हर डॉक्यूमेंट अगर आपको लीगली सस्टेन करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का मैंडेट करता है, एक लिस्ट है उसमें कि कौन सी डीड्स, कन्वेयंस डीड्स जिनको हम बोलते हैं, हैव टू बी मैंडेटोरली रजिस्टर्ड। सो उसमें आपकी लीज डीड भी आती है, बियॉन्ड 11 मंथ, सेल डीड ऑफ कोर्स, मॉर्टगेज डीड। तो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर वेर इन अ ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, वो आपको रजिस्टर करनी पड़ती है कंपल्सरी। ठीक है। अब स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें आदित्य जी, तो स्टैम्प ड्यूटी होती क्या है ये? देखिए जी पूजा जी, स्टैम्प ड्यूटी सबसे पहली बात, एक आप मान लीजिए टैक्स है जो आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं अपॉन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसे आप यूपी में आपने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग ले ली, एक फ्लैट ले लिया, तो आपने वो फ्लैट तो ले लिया, आपने बिल्डर को पैसे भी दे दिए, बट उसको जब आप रजिस्टर करने जाएंगे पहले आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैम्प इज 7% की ड्यूटी होती है। तो आप वो 7% वो स्टेट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे रहे हो टू शो दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बिल्डर टू यू। सब्सिक्वेंटली आप फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराने। हाँ जी, ठीक है। आदित्य जी, अब अगर बात करें हम बेनामा और बिक्री समझौते की, तो इन दोनों में क्या फर्क है? मेजरली क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में? कैसे इन दोनों को, बेनामा और बिक्री समझौते को, समझा जा सकता है? देखिए पूजा जी, बड़ा आसान सा वो होता है। एक जो होता है अग्रीमेंट टू सेल, वो एक होता है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू कि हम फ्यूचर में ये एक्सचेंज करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दोगे। बट लीगली बाइंडिंग हो ना हो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। अग्रीमेंट टू सेल को लेके आप ये नहीं बोल सकते प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल इज ओनली एन अग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर टू सेल। एक सेल डीड जो होती है, सेल डीड इज आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। सेल डीड इज द डॉक्यूमेंट जो दिखाता है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। तो अग्रीमेंट, जैसे ये दिल्ली में बहुत 70s, 80s, 90s में होता था, लोग अग्रीमेंट टू सेल करते थे छोटे छोटे अमाउंट के, तो बिल्डर्स उसके अगेंस्ट फिर कोर्ट चले जाते थे टू इनफोर्स इट, बिकॉज द अग्रीमेंट टू सेल इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। सेल डीड इज रिक्वायर्ड। ठीक। अगर बेनामा नाकाम हो जाए तो क्या किया जा सकता है? क्या होगा, मतलब क्या इश्यूज से आ सकते हैं? कैसे ये नाकाम होता है? देखिए जी, ये जो अग्रीमेंट टू सेल मैं आपको बता रहा था, अगर आपका फेल हो गया तो जनरली होता क्या है इन प्रैक्टिस, अग्रीमेंट टू सेल के स्टेज पे एक एडवांस एक्सचेंज होता है बिटवीन द पार्टी। तो जनरली अग्रीमेंट टू सेल में एक प्रोविजन होती है कि अगर ये फेल हो गया तो एडवांस वापस कर दिया जाए। बट अगर जैसे सेलर को लगा कि नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है आफ्टर दिस अग्रीमेंट टू सेल, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी है, वो कोर्ट जा सकता है। फिर कोर्ट में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ
the properties, facts and circumstances. Court will decide whether that agreement to sell can be enforced. चलिए, बिल्कुल अब विस्तार से आपने बताया कि क्या होता है और इसको लेकर क्या पूरी प्रक्रिया है। अब अगर हम आदित्य जी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से होते हैं जिनकी अनिवार्यता जरूरी है कि ये भाई कंपल्शन है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए? देखिए जी, वो भी डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने जैसे एक बिल्डर अपार्टमेंट खरीदा, हाँ, तो उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए होगा, सेल डीड भी चाहिए होगी, अपनी प्रूफ ऑफ वो पेमेंट भी दिखानी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दिखाने के लिए, क्योंकि उनमें रेरा का भी थोड़ा एप्लीकेशन है, तो उसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो थोड़े ज्यादा हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। बट अगर आप जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने खरीदी से आपसे, तो मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, मतलब जो सेल डीड है जो हमारे बीच में है, और जो मैंने आपको पैसा दिया है, वो दिखाना है कि मैंने आपको ए पैसा दे दिया है, और बी क्योंकि मैंने आपको वो पैसा दिया है, यू हैव अग्रीड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मी। चलिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में अगर हम आदित्य जी बात करें तो क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? डॉक्यूमेंट्स तो हम लगाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? कोई भी आम शख्स कैसे रजिस्टर करवा सकता है इन सबको? देखिए पूजा जी, ये ना बहुत ही क्योंकि हमारा देश बहुत ही डाइवर्स है, तो हर जगह अपनी प्रैक्टिस होती है, बट एक कॉमनैलिटी होती है। हर जगह जो रजिस्टर करता है वो होता है सब रजिस्ट्रार। अब आप उसके पास अपने जो लोकल आपका सब रजिस्ट्रार है, आप उसके पास जाइए, आप पूछिए कि क्या क्या चाहिए। देखिए कि सब रजिस्ट्रार, बिकॉज वो साइन करेगा, वो आपसे ये भी बोल सकता है कि आप अपना आधार कार्ड भी ले आइए, ठीक है? तो वो जो उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे टू satisfy himself that the transaction is valid, bona fide, etc. etc. वो आपसे मांगेगा. और ये काफी प्रोसीजर तो रजिस्ट्रेशन के उसमें होता है. एक होता है जो स्टैट्यूटरली कवर्ड है, बट एक प्रैक्टिस में भी हो जाता है. जैसे अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाएं तो वहां पे ऑनलाइन एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, क्योंकि सारी रजिस्ट्रीज ऑनलाइन होती हैं. तो हर जगह थोड़ा वेरीड प्रोसीजर है, बट प्राइमरीली आपको जो मेन सेल डीड है वो दिखानी पड़ती है टू शो दैट दिस अग्रीमेंट विच हैज बीन एंटर्ड अपॉन इज बोना फाइड. आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम सवालों की. क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है, किस तरह से किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और कैसे जो है हम कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसको लेकर आज सवाल चल रहे हैं. और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं. आदित्य जी, अब आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगी. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो समय सीमा होती है और जो उसकी फीस लगती है वो भी ज़रा बताइए. पूजा जी, देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है 1% ऑफ द वैल्यू जो आपने खरीदी है जमीन या अपार्टमेंट, 1% ऑफ दैट इज द रजिस्ट्रेशन फी. अब ये होगी रजिस्ट्रेशन फीस की बात. ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है. जैसे आपको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में शायद कम टाइम लगता है क्योंकि द प्रोसेसेस आर फास्टर. बट अगर आप से बुलंदशहर चले जाएं या कोई और इंदौर चले जाएं या कहीं चले जाएं तो शायद वो टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोसेसेस उधर आपको एफिडेविट भी देने पड़ते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है. बट इन टर्म्स ऑफ दिल्ली एनसीआर एक दिन से एक हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए. ठीक है. अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर क्या होता है, क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं कि लोग नहीं करवाते. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी. लेकिन कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरह से अगर आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का नहीं करवाएंगे तो किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जरा हम चाहेंगे विस्तार से आप बताएं लोगों को कितना जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना. पूजा जी, सबसे इम्पोर्टेंट जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन है. बिकॉज
कानून के मुताबिक अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली, आपने पैसे भी दे दिए, बट अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट प्रॉपर्टी टू बी योर्स. तो रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप in law for recognition of the fact that you are the owner of the property. अब नॉन रजिस्ट्रेशन के हम इम्प्लीकेशन देखते हैं. ये बड़े लोग करते हैं कि चलो जी हमारे पैसे बच जाएंगे, हम रजिस्टर नहीं कराते, फलाना ढमकाना. अब इसमें ये क्या होता है, अगर आप रजिस्टर ना कराएं तो आपकी जिंदगी भर ये तलवार लटकी रहती है आपके सर पे, क्योंकि कल कोई भी आ जाए वो आपकी प्रॉपर्टी पे बोल सकता है अरे ये तो है ही नहीं, इनकी तो मैंने खरीदी थी. क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पूजा जी वो जो मैं आपको बता रहा था, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, कोई भी अथॉरिटी हो, वो अपने रजिस्टर में मार्क करता है. जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी से साउथ दिल्ली में, तो सब रजिस्ट्रार मेहरौली उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका नाम लिखेगा कि पूजा जी के नाम पे प्रॉपर्टी है. बट अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया और किसी ने आपके अगेंस्ट दावा डाल दिया या केस डाल दिया, तो फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाते हैं. बिकॉज देन टू शो कि आपने वो, क्योंकि जज आपसे सबसे पहला सवाल पूछेगा आपने रजिस्टर क्यों नहीं कराया, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी. बिल्कुल, विस्तार से आपने बता देते जी कि कितनी ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना और कितना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, वरना आपने बताया कि क्या कुछ इसके डीमेरिट आपको झेलने पड़ सकते हैं. अब ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताइए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का चलन है, कैसे इसको किया जा सकता है और कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए कहीं लोगों के साथ ठगी ना हो जाए, वो लोग गलत झांसे में ना चले जाएँ, इसको लेकर भी बताएं. देखिए पूजा जी, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ कई स्टेट्स में है. अब इसमें जो ऑनलाइन का पार्ट है इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो हमने पहले बात करी थी स्टैम्प पेपर खरीदने की, तो एक सरकारी कंपनी है कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो वो क्या करती है, नहीं तो स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, वो आपको स्टैम्प पेपर देते हैं. तो अब ओवर टाइम हुआ क्या, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन आपको ऑनलाइन ई स्टैम्प पेपर दे देता है. जी. तो जो एटलीस्ट आपका वो 2-3 दिन का जो टाइम है स्टैम्प पेपर खरीदने का, वो बच जाता है. तो उसमें होता क्या है कि वो बहुत ही कन्वीनियंट एक प्रोसेस बन जाता है. तो जो ऑनलाइन, एटलीस्ट फॉर दिल्ली, यूपी, गुड़गांव, दिस इज द ओनली ऑनलाइन पोर्शन. द रेस्ट आपको अभी भी उधर सब रजिस्ट्रार के पास जाके उधर लिखवाना पड़ेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि आप हो. बट वो जो स्टैम्प पेपर की खरीदारी है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. ठीक है आदित्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर सीमा माहेश्वरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं. डॉक्टर सीमा, पूछिए क्या सवाल, क्या जानकारी आप लेना चाहेंगी प्रॉपर्टी से जुड़ी, बताइए. जी नमस्कार. मेरा सवाल ये है कि मैंने एक लैंड बेची है. अब ये लैंड को जो पैसा आया है मेरे पास, वो क्या मुझे लैंड ही खरीदना होगा या मैं ज्वेलरी या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? और यदि मैं शॉप खरीदना चाहती हूँ तो क्या वो खरीद सकती हूँ क्या? ठीक है, मतलब उस पैसों का यूटिलाइज आप कहाँ पे करें? ये लैंड कहाँ आपने बेची, एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए. जी लैंड मैंने महाराष्ट्र पे सेल आउट किया है, महाराष्ट्र में. ठीक है. उसका जो पैसा आया है वो मैं दिल्ली और एनसीआर में कहीं खरीदना चाहती हूँ. क्या जरूरी है कि मुझे लैंड खरीदना होगा या शॉप खरीद सकती हूँ क्या मैं, या मैं ज्वेलरी खरीद सकती हूँ? जी. डॉक्टर सीमा जी, आपको जो खरीदना है आप खरीदिए, कोई ऐसे लॉ में बार नहीं है आप पे. आपको ज्वेलरी खरीदनी है आप ज्वेलरी खरीदिए, आपको हॉलिडे के लिए जाना है आप हॉलिडे के लिए जाइए. देयर इज नो बार. जो आप बात करी है ना कि जमीन खरीदने के पैसे से जमीन खरीदी जा सकती है, वो लोग क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली जो हमारी इनकम टैक्स एक्ट है और जो टैक्स रिजीम है हमारे देश की, वो प्रोवाइड करती है कि अगर जो आपको जमीन बेचने के बाद जो पैसा मिला और अगर उसके बाद आपने एक और जमीन खरीदी तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. दैट इज द ओनली प्रोविजन. बट आपको उस पैसे का जो करना है आप करिए. आपको शॉप खरीदनी है आप शॉप खरीदिए, आपको मॉल खरीदना है आप मॉल खरीदिए,
आपको अब्रॉड जाना है आप अब्रॉड जाइए, आपको जो करना है आप करिए, कोई बाहर नहीं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं डॉक्टर सीमा आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बाकी के दर्शक भी जुड़ सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आदित्य जी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सेल एग्रीमेंट है उसके बारे में भी बताइए, वो कितना जरूरी है? देखिए जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं कह रहा था कि ये जो अग्रीमेंट टू सेल है ये इन इट सेल्फ बाइंडिंग नहीं होता, बट जो सेल डीड है एक बार हो गई, इवन इफ रजिस्टर्ड ना हो, बट एक बार सेल डीड ने बाइंड कर दिया आपको, तो सेल डीड इज द फाइनल डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं ना मोहर लग गई जी। तो उस जमीन पे फिर मोहर लग जाती है कि ये जमीन अब बिक चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट है सेल डीड की। तो इसीलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे ज्यादा एडवांस टोकन ऑफकोर्स देना चाहिए, बट फुल अमाउंट कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर जो सेलर है शायद उसकी नियत बदल जाए, वो उसको कोई और बेटर ऑफर दे रहा हो, क्या पता। और ये बहुत बहुत कॉमन है पूजा जी, दिल्ली नोएडा इस एरिया में तो बहुत कॉमन है कि लोग एडवांस लेके फिर मुकर जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने तो कुछ दिया ही नहीं। So sale deed is very important from both the sides, seller side also, buyer side also. बिल्कुल आदित्य सरीन जी, प्रॉपर्टी से जुड़ी आपने तमाम जानकारी साझा की दर्शकों से, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या इसमें अनिवार्य चीजें हैं, वो सब आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।